नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि कारगिल के वीरों का शौर्य और राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। श्रद्धांजलि समारोह में जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद रहे। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही चूँकि देवभूमि उत्तराखंड ये वीर भूमि भी है, जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे देश आज़ादी से पहले पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, या देश की आज़ादी के बाद जो भी युद्ध हुआ हो, यहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए यहाँ सैनिकों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। वहीं अगली खबर है, जहां देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कवि सम्मेलन और सैनिक सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कारगिल के वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 1999 का दिन भारतीय सेना की वीरता, संकल्प और पराक्रम का प्रतीक है, जिसे देश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय हमारे सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान की अमर गाथा है, जो हर देशवासी को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। जो भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है, कारगिल विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्वितीय शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। और आप सबको याद होगा, आजाद भारत के इतिहास में ये कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें भारत की सेनाओं ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध जीता और समझौते की मेज पर भी, जो उस समय का राजनीतिक नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री थे, उस मेज पर भी हमारी जो सेना ने जीता था उसको लौटाने का काम नहीं। -20 से 30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड और सीधी खड़ी चट्टानें, ऊपर चोटियों पर छिपा हुआ दुश्मन, परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी वहां पर, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों के पास जो जुनून था, जो जज्बा था, उसके आगे हिमालय भी झुक गया। और जब जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तब तब कारगिल के उन रणबांकुरों का नाम लिया जाएगा जिन्होंने अपने रक्त से भारत की विजय का इतिहास लिखा। अगली खबर है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार कर लिया है। एसपी सर्वेश पवार ने बताया कि इलाके को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 30 सेक्टर में बांटकर पुलिस बल की तैनाती की गई। यात्रा मार्ग पर 5 अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं, जो लक्ष्मण झूला क्षेत्र से मंदिर परिसर तक लगातार सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और मंदिर परिसर में करीब 35 कैमरे लगाए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाउड स्पीकर, साइन बोर्ड, पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर लिया गया। देखिए, इसमें मुख्यतः जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है उसके मद्देनजर हम लोगों ने 2 सुपर जोन, 7 हमारे जोन हैं और टोटल 23 सेक्टर्स हैं। उसमें जो भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, जो ड्यूटी चार्ट था, वो भी हम लोग के द्वारा तैयार कर लिया गया है। अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इस बार 5 अस्थायी चौकियां अपनी जो है वो बनाई है। पूरी कांवड़ हमारी जो लक्ष्मण झूला क्षेत्र है मंदिर परिसर तक, वो 5 अस्थायी चौकी पूरे यात्रा के दौरान जो है वो एक्टिवेट रहेंगी। इसके अलावा पूरे यात्रा
मार्ग पर जो है हम लोगों के जो सीसीटीवी कैमराज है वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं, वो भी एक्टिवेटेड है। अगली खबर है जहां उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। डीएम विशाल मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारू यातायात व्यवस्था और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया। साथ ही चिकित्सा, पेयजल, सफाई और आपदा प्रबंधन की टीमें भी 24 घंटे तैनात रहेंगी ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा है वो सुचारू रूप से भी चल रही है। पिछले 2 दिवस में कुछ बारिश के अलर्ट से इसके कारण यात्रा को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका गया था और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया था। साथ ही जो कांवड़ यात्रा प्रस्तावित थे और उसमें हमारी टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग उसको मॉनिटर भी करेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए भी पुलिस को निर्देशित किया गया है। एक्स्ट्रा पुलिस बल भी इसमें डिप्लॉय किया जाएगा और जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है वो पूरी यात्रा को मॉनिटर भी करेगा। अगली खबर, हरिद्वार में कुंभ 2027 से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में सियासी और धार्मिक खींचतान तेज हो गई। प्रतिद्वंदी गुटों के संत अपने अपने पक्ष में अखाड़ों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। निरंजनी गुट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने अपने गुट को बहुमत का समर्थन मिलने की बात कही। वहीं महानिर्माणी गुट के मीडिया समन्वयक स्वामी करोली शंकर महादेव ने भी अपने पक्ष को मजबूत बताते हुए समर्थन का दावा किया। ऐसे में कुंभ 2027 से पहले अखाड़ा परिषद की अंदरूनी राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 अलग अलग विषय हो गए। प्रथम तो हम उस अखाड़े की बात करें जहाँ पर महामंडलेश्वर है, निर्विवादित है, कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद यहाँ नहीं है। और किसी को लगता है कि उसके साथ कोई अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा है, तो उसे उचित मंच पे जाना चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए। जहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन दे के और बात हो रही है कि हम इस पर जाँच करेंगे, इस पर हम ये करेंगे, इस पर वो करेंगे, ये गुंडागर्दी है, लोकतंत्र के विरुद्ध हो रहा है सब। ये सबसे बड़ी बात है जो आज नया अखाड़े के जो पंच हमारे पास आए हैं, इनका कहना है आपने 5 साल पहले हमको कार्यकारिणी से हटाया था। किसने? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने। और हमने जब उन लोगों से प्रमाण मांगा, आपने इनको क्यों निकाला है? उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी का गठन करेंगे। और इनका कहना है कि आज तक हमारे यहाँ चुनाव ही नहीं हुए हैं, ये चुनाव कराना चाहते हैं, इसीलिए हम पूरा इनका समर्थन करेंगे, इनके साथ है। और आप जितने भी पंजाब के डेरे सब हमारे साथ है, सब हमारे साथ जो है स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे। अगली खबर है, नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नैनीताल के शहीद स्मारक और पुलिस अधिकारियों और वीर जवानों ने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी समेत कई अधिकारियों ने शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनके अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। एसएसपी ने कहा कि देश अपने वीर शहीदों के बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा और उनका साहस आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। वहीं अगली खबर है, देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा मार्गों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अधिकारियों की टीमों का गठन किया गया है। साथ ही मोबाइल वैन के जरिए मौके पर ही खाद्य सामग्रियों की जांच की जाएगी। विभाग ने रेहड़ी पटरी वालों, दुकानदारों और होटल संचालकों को लाइसेंस प्रदर्शित करने और खाद्य सामग्री में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी स्पष्ट रूप से बताने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त गणेश चंद्र कंडवाल ने बताया कि 4 धाम यात्रा की तरह ही कांवड़ यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं की आस्था और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और रही बात अपकमिंग जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर के, तो आयुक्त महोदय के स्तर से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए उसके क्रम में विभाग के स्तर से जो है उनको 7 बिंदुओं पर यहाँ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि जितने भी जो कांवड़ यात्रा क्षेत्र है वहाँ पे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें गठित की जाएं और उनके द्वारा जो है जितने भी प्रतिष्ठान हैं जिसमें रेहड़ी ठेली या जितने भी इस तरह के जो खाद्य कारोबारी हैं उनके प्रतिष्ठानों को चेक करके उनके यहाँ से नमूना संग्रहित किया जाए। तीसरा ये है कि जितने भी वहाँ पे जो ढाबे हैं या होटल्स हैं उनके यहाँ हाइजीन को चेक किया जाए, उनकी पर्सनल हाइजीन, प्रतिष्ठान की हाइजीन किस लेवल की वो मेंटेन कर रहे हैं उसको चेक किया जाए। जो वहाँ पे खाद्य सामग्री
बनाने में जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं उसकी गुणवत्ता भी चेक करने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की तैनाती की जा रही है। अगली खबर नैनीताल से, जहां कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने जनता की समस्याएं सीधे लोगों के बीच पहुंचकर सुनी। पहले उन्होंने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की और इसके बाद स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी शिकायतों का विस्तार से जाना। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सबसे अधिक मामले भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण और पारिवारिक विवाद से जुड़े सामने आए। आयुक्त दीपक रावत ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खबर देहरादून से, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने इसे छात्रों के आंदोलन और राहुल गांधी के संघर्ष की जीत बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर यह इस्तीफा पहले हो जाता तो कई छात्रों की जान बचाई जा सकती थी और ऐसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की आवाज को समय रहते नहीं सुना, जिसकी बड़ी कीमत देश के युवाओं को चुकानी पड़ी। अब कांग्रेस इसे जनता और छात्रों के संघर्ष की जीत बता रही है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये युवाओं के संघर्ष की जीत है, छात्रों के संघर्ष की जीत है, राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत है, जज्बे की जीत है। ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाता है तो निश्चित रूप में इतने छात्रों की जो उन्होंने आत्महत्या की, इतने छात्रों की जिंदगियां बच जाती। ये इस्तीफा अगर पहले हो जाता है तो जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पूरे देश से छात्र और लोग जगह जगह से गए, उनका ये प्रयास, उनका ये समय, उनका ये सभी सामर्थ्य जाया नहीं होती। और संवेदनशील सरकार का ये काम होता है कि वो देश की नब्ज को समझे, लोगों की भावनाओं की कद्र करे और तद अनुरूप निर्णय ले। अगली खबर है, जहां उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद अब भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आधा सच बताकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि भर्ती विवादों की शुरुआत कांग्रेस सरकारों के दौरान हुई थी, जबकि धामी सरकार ने भर्ती घोटालों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजने और सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने का काम किया। वहीं कांग्रेस ने पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर देहरादून में प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। फिलहाल इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं और सियासत और बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं अगली खबर है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का निधन हो गया। उनके निधन से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर है। देर रात हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। हीरा सिंह बिष्ट 3 बार विधायक रहे और एनडी तिवारी सरकार में परिवहन और श्रम और तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। लंबे समय तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे हीरा सिंह बिष्ट उत्तराखंड इंटक के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उनके निधन पर कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। अगली खबर है, जहां रुद्रप्रयाग जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों धान की रोपाई का काम तेजी से चल रहा है। पहाड़ों में किसान पारंपरिक सामुदायिक सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे के खेतों में मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र बिष्ट ने बताया कि बंजर हो चुकी जमीनों को फिर से खेती योग्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों को मशीनीकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, बीज, बायो फर्टिलाइजर और बायो केमिकल उपलब्ध कराकर खेती को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है और जितने किसान जो पहले कृषि कार्य नहीं कर रहे थे, वो आप देख रहे होंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में जहां पहले रोपाई होती थी फिर वो बंजर हो गए, लेकिन वर्तमान में फिर से वो वहां पर जो है रोपाई का कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो योजनाएं कुछ अपने धरातल पे कार्य कर रही है और इसके अतिरिक्त किसानों को जो भी इसमें हम लोग यंत्रीकरण में कार्य कर रहे हैं, सिंचाई सुविधा विस्तार में कार्य कर रहे हैं, कृषि निवेश के रूप में हम लोग बीज, जैव उर्वरक, जैव रसायन, इसका भी जो है वितरण किया जा रहा है।
अगली खबर है जहां उत्तराखंड में नकल और पेपर लीक के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख दोहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नकल माफिया के खिलाफ कड़ा कानून बनाया है, जिसके बाद अब तक पेपर लीक और नकल से जुड़े 100 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सामने आए पेपर लीक मामले में भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। देखिए, नकल को लेकर हमारा स्पष्ट मत पहले से रहा है कि हम सबसे सख्त नकल का कानून यहाँ पर लेकर आए और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अभी हाल में भी जो घटना आई है जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में सेमेस्टर में पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है इस प्रकार का प्रश्न पत्र डाला गया था। उसकी जैसे ही जानकारी आई उस पर सख्त कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी भी की गई है और भी जो भी प्रावधान है उसके तहत कड़ी कार्रवाई वहां पर की जा रही है। अगली खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के नाम जारी वीडियो संदेश पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं को नए अवसर मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने हो। 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम तुलना करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। पूरे देश के अंदर जहां जहां भी एनडीए और भाजपा की सरकारें हैं, सभी सरकारों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाए हैं वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के अंदर और मजबूती पैदा करेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के इन सभी कदमों का स्वागत करते हैं। सभी देश के युवा भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच से प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत और जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें पूरा करने में अपना योगदान देंगे। अगली खबर है जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग के बीच फिल्म अभिनेता और टीवी एक्टर अमन वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। अमन वर्मा ने कहा कि हर सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अमन ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी हमारी सबसे बड़ी आबादी है और वही भारत का भविष्य भी है। अगर युवाओं को नजरअंदाज किया गया तो देश को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को खुद को दूसरे से ऊपर नहीं समझना चाहिए। अंडर द एज ग्रुप ऑफ 35 से नीचे हमारे जो हमारे आई एम सरप्राइज कि ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया। हमारे ये जो कॉकरोचेस हैं, जो हमारे जो मेन चीफ जस्टिस ने बोला था, ये जितने भी हमारे कॉकरोचेस हैं वो सारे के सारे 35 साल की एज से कम हैं। दिस इज द यंग जनरेशन। यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, यू हैव टू नो व्हाट दे वांट। इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट देम, this is what is going to happen, which is happening right now. And this is just the beginning. This is the beginning of something which I feel कि बहुत बड़ा change हमारे देश में आने वाला है, and I'm happy the younger generation is doing it. अगली खबर है जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, अपर जिलाधिकारी न्यायालय सहित विभिन्न अनुभागों का जायजा लिया और लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण की धीमी गति पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 2 माह में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा।
अगली खबर है जहां उत्तराखंड में नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार की सख्ती लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया है कि प्रदेश में लागू सख्त नकल विरोधी कानून के तहत दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने बताया कि अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है। वहीं इंजीनियरिंग सेमेस्टर परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होने के मामले में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार का कहना है कि नकल माफियाओं के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सबसे सख्त नकल का कानून यहाँ पर लेकर आए और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के नीचे भेजा है। अभी हाल में भी जो घटना आई है जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में सेमेस्टर में पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है इस प्रकार का प्रश्न पत्र डाला गया था। इसकी जैसे ही जानकारी आई उसकी सख्त कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी भी की गई और भी जो भी प्रावधान है तहत कड़ी कार्रवाई वहां पर की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।